Hello students. In previous video, we read about the Battle of Plassey, Doctrine of Lapse, War with Marathas and War with the Tipu Sultan. Today we start setting up a new administration कि जहाँ जहाँ पर ब्रिटिशर्स का जहाँ अधिकार हो गया था, अनेक्सेशन उन्होंने उस एरिया के कर लिया था, तो वहाँ पर वो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करते थे, शासन किस तरीके से चलाते थे, मतलब किस तरह के रूल्स और रेगुलेशन वो बनाते थे। Warren Hastings, Governor General from 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in expansion of company power. By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. British territories were broadly divided into administrative unit called presidency. वॉरेन हस्टिंग जो थे, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे, उन्होंने उनके टाइम पर न सिर्फ कंपनी की पावर का एक्सपांशन हुआ बल्कि उन्होंने कई दूसरी मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, इन तीनों ही एरियाज़ पर अपना कब्जा कर लिया था और इन जो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी वो प्रेसिडेंसीज कहलाती थी। देयर वर थ्री presidencies, Bengal, Madras and Bombay. Each was ruled by a governor. The supreme head of the administration was the Governor General. Warren Hastings, the first Governor General, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हस्टिंग, और उस टाइम में ब्रिटिशर्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था वो गवर्नर जनरल होता था और उसके ही कह सकते हैं वही जो सारी चीज़ों में बदलाव करता था, शासन व्यवस्था में रूल्स और रेगुलेशन लाने का काम वही करता था। From the 1772, a new system of justice was established. Each district have two courts: criminal courts, फौजदारी अदालत, और civil court, दीवानी अदालत. Maulvis and Hindu Pandit interpreted Indian laws for the European district collector, who preside over civil courts. The criminal court were still under the Qazi and Mufti but under the supervision of collector. जो 1772 में नया सिस्टम, जो जस्टिस का सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था, तो ईच डिस्ट्रिक्ट में दो कोर्ट्स हुआ करते थे, एक क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट जो कि कह सकते हैं हम ऐसी चीज़ों का केस होता था जिसमें कि जैसे कि हत्या का केस, चोरी का केस, ये क्रिमिनल कोर्ट्स में लड़े जाते थे। और सिविल कोर्ट की वो अदालत जहाँ पर कि रेवेन्यू से रिलेटेड या फिर धोखाधड़ी से रिलेटेड ऐसे कोई मामले होते थे तो वो सिविल कोर्ट में लड़े जाते थे। तो मौलवी और हिंदू पंडित जो हैं इंडियन लॉज की व्याख्या करते थे और इसके हिसाब से यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते थे वो जो सिविल कोर्ट्स की अध्यक्षता करते थे या यूँ कहें सिविल कोर्ट में न्याय देने का काम करते थे, वो उसके अकॉर्डिंग करते थे जैसा कि मौलवीज और हिंदू पंडित्स बताया करते थे। और क्रिमिनल कोर्ट की जो अध्यक्षता है या फिर प्रिसाइड्स है वो काजी और मुफ्ती ही करते थे, लेकिन अब उन पे कलेक्टर का सुपरविज़न हुआ करता था। इसके साथ ही मेजर प्रॉब्लम वाज दैट ब्राह्मण पंडित गिव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल रूल्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द धर्मशास्त्र। अब प्रॉब्लम कहाँ आने लगी कि हमने जैसा देखा कि क्रिमिनल कोर्ट में जो भी डिसीजन दिए जाते थे वो इंडियन लॉ की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से दिए जाते थे, लेकिन धर्मशास्त्र जो कि एक बुक थी बड़ी सी कह सके, तो उसमें अलग अलग जो भारतीय धर्मशास्त्र थे उसमें अलग अलग जो शाखाएं थी उनमें अलग अलग स्थिति के लिए या अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कानून हुआ करते थे और हर पंडित या फिर हर जो उसकी इंटरप्रिटेशन करता था तो उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर देता था। तो इसके लिए उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए टू being about the uniformity in the 1775 11 पंडित were asked to compile a digest of Hindus law. इसके लिए जो ये इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस आते थे इसको कम करने के लिए क्या किया गया, 11 पंडित्स की एक समिति बनाई गई। 11 पंडित को कहा गया कि वो पूरे हिंदू लॉ का एक बुक कंपाइल करके, सारे लॉज को कंपाइल करके एक बुक बनाए। एन.बी. हेलार्ड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश, और एन.बी. हेलार्ड जो थे उन्होंने इस बुक को ट्रांसलेट किया था। बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जज।
और इसी तरीके से मुस्लिम लॉज के भी क्या किए गए, एक कंपाइल करके लॉज को कंपाइल करके यूरोपियन जज की हेल्प के लिए बनाया गया। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 a new Supreme Court was established while a court of appeal the Sardar Nijamat Adalat was also set up at कलकत्ता, जहाँ पर दो कोर्ट ऑलरेडी थे हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में, एक सिविल कोर्ट और एक क्रिमिनल कोर्ट। वहीं पर एक सुप्रीम कोर्ट की और इस्टेब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट, और जहाँ पर 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील के लिए भी एक कोर्ट बनाया गया, द सरदार निजामत अदालत, हु ऑल्सो सेटअप एट द कलकत्ता, जो कि कलकत्ता में सेटअप किया गया था। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। उस टाइम में जो मेन फिगर होता था ब्रिटिश कंपनी के रूल के टाइम पे, वो मेन फिगर होता था कलेक्टर, जो कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है कलेक्टर, जिसका काम क्या है कलेक्ट करने का। एज द टाइटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जज। जैसा कि आज भी आप देखते हो ना, कलेक्टर का क्या काम होता है, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करवाने का, मेंटेन जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराने का काम होता है। तो उस टाइम भी मेन काम उनका यही होता था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराना, साथ ही रेवेन्यू और टैक्सेस को कलेक्ट करने का काम होता था। लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनकी हेल्प के लिए जजेस हुआ करते थे, और पुलिस ऑफिसर एंड दरोगास, ये लोग इनकी हेल्प करते थे। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट, और इनका ऑफिस क्या कहलाता था, कलेक्ट्रेट कहलाता था। बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज दैट स्टेडली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी। उनका जो प्लेस था कलेक्ट्रेट बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर। धीरे धीरे उनका जो ये प्लेस कलेक्ट्रेट है, एक पावर का नया जगह बनती गई, जहाँ पर सारे काम होते थे, वो जगह ये बनती गई। और धीरे धीरे सत्ता के सारे जो केंद्र हैं, दूसरे जो भी चीज़ें होती थी, जैसे कि वहाँ के जो राजा महाराजा जिस तरीके से काम करते थे, वो सारे अथॉरिटीज़ जो हैं वो साइड में होते गए थे। द कंपनी आर्मी, ये तो था रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या काम किया जाता था। तो कोर्ट्स बनाए गए, कलेक्टर अपॉइंट किए गए, इसके साथ उनकी हेल्प के लिए जजेस हुए, और दरोगास और पुलिस ऑफिसर्स उनकी हेल्प के लिए रखे गए थे। अब कंपनी ने आर्मी कैसे डेवलप की, तो आर्मी के लिए द कंपनी आर्मी कॉलोनियल रूल इन इंडिया बॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म, बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। उसने कई आइडियाज़, नए एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके निकाले, कई अपनी पावर को अलग अलग तरीके से काम लेना शुरू किया, लेकिन अभी भी वो किस बल पे राज कर रहे थे, वो था मिलिट्री पावर। The Mughal army was mainly composed of cavalry, savar, trained soldiers on the horseback, and infantry, that is पैदल soldiers. उस टाइम मुगल्स के टाइम में मेनली जो आर्मी होती थी उसमें घुड़सवार और पैदल सैनिक हुआ करते थे, और मेनली जो सारा वर्क जो कह सकते हैं आर्मी का जो मेन काम करते थे, वो कैवलरी वाले या फिर घुड़सवार सैनिक किया करते थे। They were given training in archery and the use to sword. The cavalry dominated the army, and Mughal state did not feel the need of any large personality trained infantry. कैवलरी पर वो ज़्यादा जोर देते थे, वही ट्रेन तीरंदाज होते थे और स्वॉर्ड चलाने वाले होते थे, इसलिए उनको प्रोफेशनली ट्रेन इन्फेंट्री की ज़रूरत नहीं थी। द रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म प्रेजेंट्स and local zamindar often supply the Mughals with the पैदल soldiers, और इसके लिए वो ट्रेन सोल्जर्स की उनको आवश्यकता नहीं होती थी, ज़रूरत नहीं होती थी। तो रूरल एरियाज़ के जो किसान होते थे उनको ही ये ट्रेनिंग दे दी जाती थी। लोकल ज़मींदार जो हैं मुगल्स को पैदल सोल्जर्स प्रोवाइड करा देते थे। The change occurred in the 18th century when the Mughal successor state like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their army and training them as a professional soldiers. The East India Company adopted the same method when it began to recruitment for its own army, which came to be known as the Sipahi army from the Indian word Sipahi meaning soldier. अब
चेंज कहाँ से शुरू हुआ? 18th सेंचुरी में जब मुग़ल सक्सेसर जो थे अवध के और बनारस के, उन्होंने पीजेंट्स के लिए आर्मी में पद निकालना शुरू किया, पेशेवर सैनिक उनको बनाना शुरू किया। यही चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अडॉप्ट की थी और उन्होंने भी उनको सैनिक के रूप में सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। और जिनको कि सिपाही आर्मी के रूप में जाना जाता था, सेना को सिपाही के रूप में जाना जाता था, तो हिंदी वर्ड सिपाही से लिया गया था। वेलफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820s, द कैवलरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज आर्मी डेक्लाइन। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो चीज़ें थी वो बाद में 1820 से धीरे धीरे युद्ध की जो टेक्निक्स थी वो चेंज होती गई और कैवलरी की ज़रूरत इन कंपनीज की आर्मी में कम होती गई। दिस इज़ बिकॉज, और कैवलरी मतलब घुड़सवार सैनिक, उनकी ज़रूरत कम होती गई। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद द मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। ये बंदूक थी, जो अलग अलग तरह की बंदूक थी, उनसे वो लड़ाई करना शुरू कर रहे थे। तो कैवलरी की जो घोड़सवार सैनिक थे उनकी ज़रूरत कम होने लगी थी। द सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी हैड कैप्ट पेस विथ चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट एंड इन्फेंट्री रेजिमेंट नाउ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। और जहाँ पर एक समय था जहाँ पर घुड़सवार सैनिक की ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, धीरे धीरे वो बदलती गई और जब बंदूक आने लगी, सेना में बंदूक का उपयोग होने लगा, तो इन्फेंट्री सैनिक जो पैदल सिपाही थी उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लगी थी, उनकी ज़रूरत ज़्यादा होने लगी थी। इन द अर्ली 19th century the British began to develop a uniform military culture। अब धीरे धीरे 19th सेंचुरी तक आते आते वो एक कह सकते हैं कि सिपाहियों का प्रशिक्षित सिपाहियों की ज़रूरत उनको महसूस होने लगी। वो एक सिपाही संस्कृति जिसको कहते हैं, मतलब कि अच्छे से ट्रेंड सैनिक जो हैं उनको वो चाहिए थे। सोल्जर्स व इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। अब धीरे धीरे जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स, उनको यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन किया गया। ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेट देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर। ज़्यादा से ज़्यादा उनको रेगुलेट किया गया, मतलब कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण दिया गया, अभ्यास कराया गया, अनुशासन सिखाया गया और उनका जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित हो गया था। ज़्यादा उनकी लाइफ में बाउंडेशंस आ गई थी, रूल्स और रेगुलेशन। सभी जगह होता है जब रूल्स और रेगुलेशन बन जाते हैं तो वो ज़्यादा बाउंडेड हो जाते हैं, तो इसी तरीके की स्थिति होने लगी थी। ऑफन दिस क्रिएट प्रॉब्लम सीन्स कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन द बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। कई बार ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि उनकी कम्युनिटी फीलिंग को, उनकी कास्ट की फीलिंग को इग्नोर कर देते, जाति की फीलिंग को या फिर उनकी जो समुदाय की फीलिंग्स है उसको इग्नोर कर देते। हम शुरू से देखते हैं भारतीय समाज में कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी और अपने धर्म को लेकर, अपनी जाति को लेकर लोग काफ़ी पॉजिटिव हुआ करते थे। तो इस प्रोफेशनल ट्रेनिंग में उनकी इस फीलिंग को इग्नोर कर दिया गया था। सो कुड इंडिविजुअल सो ईजीली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग? कुड दे see themselves only as a soldiers is not a member of community? तो उनको लगने लगा कि हम सिर्फ एक सोल्जर हैं, हम अपनी कम्युनिटी का मेंबर नहीं हैं। इस तरीके की उनमें अलग अलग चीज़ें चलने लगी। अब जैसे हमारे धर्म के विरुद्ध हमको अगर कुछ काम करने को कहा जाए तो हम उसके विरुद्ध होते जाएंगे। सेम एज इट इज़ वैसी ही चीज़ उनके साथ भी होने लगी थी। तो इस सब चीज़ों से वो क्या फील कर रहे थे? What did the Sipahi feel? How did they react to changes their lives and their identity? That is their sense of their who they were. The revolt of 1857 gives us glimpse into the world of the Sipahis. 1857 में वो जिस तरीके से अपने आप को डोमिनेटेड फील कर रहे थे, मतलब कि अधिकार, ब्रिटिशर्स के अधिकार में अपने को फील कर रहे थे, जिस तरीके से वो अपने आप को परेशान फील कर रहे थे, तो वो जितनी परेशान थे उन सब चीज़ों को हम कहाँ देख पाए? 1857 के रिवॉल्ट में जिस तरीके से सिपाहियों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया था, तो वो उनका विरोध दिख रहा था उसमें। कंक्लूजन, अब निष्कर्ष के रूप में क्या कहा जाएगा कि भाई इतना सब कुछ जो ब्रिटिशर्स ने किया, तो वो सारा कंक्लूजन क्या है? दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। धीरे धीरे क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी, हम ये देख लिया कि ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई थी और बाद में वो एक कह सकते हैं औपनिवेशिक शक्ति, कॉलोनियल पावर के रूप में बदल गई थी।
The arrival of new steam technology in the early 19th century also aided this process. अब धीरे धीरे क्या था, पहले तो स्टीम इंजन जब वो आया तो उससे भी इनके जो कॉलोनाइजेशन है उसमें स्पीड आ गई थी और ज़्यादा वो आगे बढ़ गए थे. कैसे? टिल देन इट वुड बी टेक एनीवेयर बिटवीन 6 और 8 मंथ्स ट्रैवल टू इंडिया बाय सी. इंडिया तक आने के लिए, जब तक स्टीम इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इंडिया तक आने के लिए उनको कम से कम 4 से 6 महीने लग रहे थे, 6 से 8 महीने लग रहे थे. बट स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम. लेकिन जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो स्टीम शिप्स बनने लगे और उससे टाइम जो है वो रिड्यूस हो गया, 3 वीक्स हो गया. ऑन इनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिली कैम टू फार आउट कंट्री लाइक इंडिया. और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से लोग हमारे यहाँ इंडिया में आने लगे थे. बाय 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर द अबाउट 63% ऑफ टेरिटरी of the territory and 78% of the population of Indian subcontinent. 1857 आते आते तो उन्होंने हमारे कुल इंडिया का जो 63% एरिया था उस पर अपना कब्जा कर लिया था और उसमें लगभग 78% पॉपुलेशन रिसाइड कर रही थी, उस पर इंडियन उनका कब्जा हो गया था. कंबाइंड विथ इट्स डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. अब बाकी जो एरिया था वहाँ पर उनका इनडायरेक्टेड कंट्रोल था. तो एक तरीके से 1857 आते आते तो लगभग पूरे इंडिया पर ही उनका कंट्रोल हो गया था. द ईस्ट इंडिया कंपनी हैव वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल. 1857 आते आते तो पूरे इंडिया पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली उनका इंडिया पे कंट्रोल था. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ट्रेडिंग कंपनी धीरे धीरे अपना शासन यहाँ पर चलाने लगी थी और 1857 आते आते पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था. होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. सो रीड इट अगेन एंड डू द क्वेश्चन आंसर. ओके, थैंक यू.